ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिया था। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है जो कि 26। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और इसके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्या होता है कि हम मतलब ये कहना बहुत इजी होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी होती है तो हमने इस पार्टी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा होता है। बट समटाइम ना जिस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो इसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि क्या इसने इस पार्टी को, इस चीज़ को सपोर्ट किया है, नहीं किया है। समहाउ याद रहता है पर समहाउ इंसानी दिमाग है भूल जाते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को वो देख लेते हैं। ठीक है जी, देखो यहाँ पे क्या है, इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी एंड ऑप्रेस्ड क्लास। ओके जी, इट वांटेड टू एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप। क्या? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। इसका अगर मैं हिंदी में आपको कहूँ, सर्वहारा वर्ग की ये क्या करना चाहती थी, डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो नहीं पता उस टाइम पे, बट एक बात बताओ, वहीं की कांग्रेस तो आज की उनको ही रिप्रेजेंट कर, मतलब आज वही की तो जो भी उनकी थॉट प्रोसेस थी बेसिकली उसी को तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो देख लो, नेहरू की कांग्रेस मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगी यार। डिक्टेटरशिप तो कोई भी नहीं चाहेगा। अगर किसी ने आज़ादी ली है और उस डिक्टेटरशिप से निकल के वो दूसरी डिक्टेटरशिप में तो नहीं जाना चाहेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब बच गया सी। ए देख लो, ए इट एडवोकेट द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। बिल्कुल नहीं, सरकार कैसे चलेगी फिर, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से तो पता चल गया। इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी एंड ओप्रेस क्लास। तो भाई ये वही बात है, अलग से इलेक्शन क्यों कराना चाहेगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ज़रूरी नहीं यार, कई बार ना थोड़ा प्रेजेंट गवर्नमेंट को देख के भी हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं ईजिली क्या होता है। अब नहीं पता तो अब देख लो किसकी थी ये कांग्रेस का, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज़ नो पावर टू, राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। मनी बिल के बारे में राज्यसभा की पावर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे वर्ड है डिस्कस द, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होता है, 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। अब ये बेसिक पॉलिटी पढ़ते हो तो बेसिक पॉलिटी आपको पढ़ना है। अब बात होती है कि ये तो हो गया आपका क्वेश्चंस, नाउ इसको एनालाइज कैसे करना है। तो इसका मतलब यहाँ से पहले से क्या निकल के आता है कि यहाँ पे राज्यसभा वर्सेस लोकसभा की पावर्स की बात की गई है, किसकी पावर ज़्यादा होती है, किसकी पावर ज़्यादा है यहाँ पे। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे लोकसभा की पावर ज़्यादा होगी, इससे तो ये पता चल रहा है यानी राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है मनी बिल की। दूसरा क्वेश्चन राइज होता है मनी बिल। मनी बिल आपका किस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे ऐसे प्रोविजंस दिए हैं या फिर कितने सारे मैं कहूँ ऐसे बेस बताए गए हैं कि अगर ऐसा ये बिल आता है तो ये मनी बिल कंसीडर होगा ही होगा। दूसरा, मनी निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी जब हम निकालते हैं या स्टेट से निकालते हैं तो फिर कौन सा बिल आता है, वो भी होना चाहिए। मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुकी है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, वोट नहीं कर सकती, ये सही है। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट्स में पैसा कहाँ से निकलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, अप्रोप्रिएशन बिल से। उस पर क्या है, जो भी मनी बिल आता है वो आता ही कहाँ पे आपका लोकसभा में, और राज्यसभा की पावर मनी बिल में कुछ है नहीं। इसका मतलब ये भी सही है, यानी वोट नहीं कर सकते। अगर यहीं पे आता ना डिस्कस नहीं कर सकते तो गलत हो जाता। डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती, यही बजट के मामले में है। राज्यसभा में डिस्कस हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला जो एक वर्ड है ना वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि मोस्टली हम सबको पता रहता है, बट इससे ना एक चीज़ जो थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है वो ये होती है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ना बजट नाम का कोई वर्ड ही मेंशन नहीं है। वहाँ पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूपीएससी जब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पूछ रहा है तो आप लोग बुक्स को उठा के और फिर पॉलिटी को पढ़ने की ट्राई क्यों कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, आपको भी एक काम करना चाहिए, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ ना जिस भी एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी इस पर एक वीडियो बनाएंगे, पॉलिटी पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि यूपीएससी कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ही लैंग्वेज उठा के दे रहा है, वो किसी भी बुक को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और हम लोग फालतू में आलतू फालतू बुक्स के पीछे पड़े रहते हैं।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919। अब देखो पीछे जब हमने किया था 2014, उसमें क्वीन विक्टोरिया की स्टेटमेंट 1858 के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 1990 एक्ट के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देख लो यूपीएससी हर बार पूछता है, दैट मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड थीम से पेपर 2 में जो है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसको चाहे आप हिस्ट्री में कंसिडर करो, चाहे आप इसको पॉलिटी में कंसिडर कर लो, पेपर 2 में कंसिडर कर लो, तो आता है। तो यहाँ से क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी और लेजिस्लेचर, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल है, क्योंकि ड्यूल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है आपका कहाँ से आया था, 1990 से आया था। फिर द पावर ऑफ सेक्रेटरी, तो ये तो होता ही नहीं। फिर इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब 1909 से आपको क्या हो गया था, अलग से इलेक्शन शुरू होने मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट मिल गया था, तो 1919 में किसको और मिला था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अब इसको फाइंड आउट कर लो, कंपेयर कर लो कहाँ पे है। जैसे यूपीएससी ने पूछा था जब 1935 का, तो उसमें उसने ऑप्शन दिया था कि वुमेंस को मिला है ये यहाँ पे राइट मिले थे वोटिंग के। तो इन सब के बारे में छोटे छोटे प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए, और कंपैरिजन में क्वेश्चंस करोगे, टॉपिक करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद भी रहेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कौन जारी करता है, तो ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है, इंडस्ट्रियल वर्कर दैट मीन्स लेबर ब्यूरो। नहीं पता तो देखो आरबीआई, तो ऑब्वियस ही बात है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्यों करेगा, आरबीआई तो बैंकों का काम करता है, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स में इंडस्ट्रियल वर्कर का कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे पर्सनल और ट्रेनिंग, देखो डीओपीटी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हो ना, पर्सनल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा हो, तो बचा क्या, लेबर, इंडस्ट्री यानी लेबर। तो यहीं से आइडिया लग जाता है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है थोड़ा बहुत, तो लेबर ब्यूरो। अब पता कर लो लेबर ब्यूरो के बारे में, ये और किस किस का जारी करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो होता क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन जारी करता है, एग्रीकल्चरल वर्कर के लिए कौन जारी करता है, बाकी सारे जो, जैसे कल क्वेश्चन आया था जिसमें हमने पढ़ा था जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए चीज़ों को, अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब, अ पर्टिकुलर डिटेक्टर लोकेटेड एट द साउथ पोल और रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ठीक है, ये उस टाइम की न्यूज़ का होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं ये क्या है। अगर यहाँ पे देखो आइस क्यूब है, साउथ पोल में है, इट इज़ डीप बरीड इन द आइस, तो होगा ही होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। पावरफुल टेलीस्कोप होगा तभी तो न्यूज़ में है, ओके, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट होगी, ये भी गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एनकम्पासेस ए क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, जनरल स्टेटमेंट है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 34, द टर्म है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्यूब अपीयर्स इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली, तो कौन होगा। अब चारों ऑप्शंस देख लो, अगर मान लो नहीं पता, हम जैसे ना पीस क्लोज तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम पढ़ते हैं तो पीस क्लोज तो हमने पढ़ा होता है, बट इन दो के बारे में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बारे में हम रेयर पढ़ते हैं। तो पीस क्लोज तो सबको पता होता है, आई थिंक WTO का होता है, बट फिर भी नहीं पता तो थोड़ा सा हम देख लेते। देखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से, अगर मान लो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मैं लगा लेती हूँ एक किस्म से, लेकिन सैनिटरी और साइटोसैनिटरी मेजर्स का इसका क्या मतलब बनता है, ये भी गलत हो गया। पीस क्लोज से क्या मतलब बनता है, क्लाइमेट वाले में तो क्या एग्रीकल्चर का क्या मतलब बनेगा, फिर यहाँ पे भी वही एनवायरनमेंट वाला है, यहाँ पे सैनिटरी पीस का क्या मतलब बनता है, तो सीधी बात है एक ही बचता है इंपॉर्टेंट। आपको चारों के चारों ऑप्शंस में, वैसे तो 4 ऑप्शंस जो यूपीएससी देता है चारों इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या होता है ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्या है। इट कैन यूज़ इंक्रिप्शन, तो कम्युनिकेशन है तो इंक्रिप्शन तो होगी जब आप सेंसिटिव डाटा यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गया, यानी 3 तो है ही है। ठीक है जी। NFC इज डिज़ाइन टू यूज़ बाय द डिवाइसेस विच कैन बी अ डिस्टेंस ऑफ इवन, देखो यहाँ पे ना यहीं पे गड़बड़ समझ में आती है, एट ए डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर अवे, मीटर से भी छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर, और ये क्या है, नियर फील्ड, यानी बहुत छोटे उसके लिए ये यूज़ की जाती है। और दूसरा पहली स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं, पहली स्टेटमेंट कहता है ये कॉन्टैक्ट लेस कम्युनिकेशन है, तो कॉन्टैक्ट लेस में कितनी देर, आप सोचो कि अब ब्लूटूथ से ही कितनी दूर पे जाके बात कर सकती हो, तो ये तो उससे भी छोटी है। रेडियो फील्ड का टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मीटर नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ड आएगा, एक वर्ड से ही यूपीएससी ने गलत कर दिया है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। अब देखो 2010 में ना यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था,
जिसमें उसने पूछा था 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर और 5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड में कौन कौन से शामिल आते हैं, जिसमें उसने 4 ऑप्शंस दिए थे। फिर आपको याद होगा ब्लूटूथ के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, वाईफाई के बारे में पूछ चुका है, लाईफाई के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में पूछ चुका है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स है, जब बार बार दे रहा है तो इनको हमें थोड़ा सा रिवाइज करते जाना चाहिए। लैन वैन मैन इन सब के बारे में देख लो क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 33, गोल्डन हाइट्स न्यूज़ में है, एवरीवन नोस, मिडिल ईस्ट, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते भाई। देखो 34 है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़, रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी नोट को गोल्ड में। अलाउ द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स से फिक्स हो जाए तो ये तो मार्केट इकोनॉमी हो गया, इसमें तो कन्वर्टिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। फ्रीली परमिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ टू अदर करेंसीज और वाइस वर्सा, तो ये सही है। रुपीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि आप हम जा रहे हैं अपना पैसा कहीं और लेके जा रहे हैं इंडिया की करेंसी, और वहाँ पे जाके इजीली होता है अवेलेबल हो जाए कि हम इजीली अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, मोस्टली ऐसा होता है ना कि आपको जब भी दूसरे देश में ट्रैवल करना होता है तो बैंकों से पहले करेंसी को चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। तो सम टाइम वो लिमिट से बाहर हो जाती है चीज़ें, तो फिर मुश्किल हो जाता है। डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट, भाई इसने इंटरनेशनल मार्केट डेवलप करने की तो बात ही नहीं की गई, इसका मतलब आप अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी से चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 35, मिडेवल इंडियन स्टेट और प्रेजेंट रीजन। मैं बोलूँ जो मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को किया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, एक का भी आइडिया नहीं था। तो अब आप किसको चुनोगे, अगर आपको एक का भी हो तो चुन ले, तो मैंने तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपको छोड़ देना ही बेहतरी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं अटैम्प्ट करने होते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल आपको पता नहीं। तो यहाँ पे उस टाइम पे तो छोड़ दिया, लेकिन आज पता है कि कुल्लू आता क्या है, मालाबार में नहीं आता, ये आ जाता है आपका कुल्लू रीजन में आ जाता है। तो यहाँ पे ये वर्ड अपने आप खत्म हो जाता है। दुर्गारा तो जम्मू कश्मीर में ही आ जाता है, और चंपा हमारा क्या होता है, सेंट्रल इंडिया यानी चंपा से रिलेटेड ये हमारे पास होता है। इसका मतलब ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई है। ओनली टू इज़ योर करेक्ट आंसर इसमें जो है। क्वेश्चन नंबर 36 है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। देखो यूपीएससी हमेशा ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे रिवर से, तो रिवर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, रिवर से क्वेश्चन पूछ रहा है या तो वो कोई आइलैंड बना रही है उससे पूछ रहा है, या वो कोई लेक बना रही है उससे पूछ रहा है, या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछा है, तो सबसे पहले गोदावरी को देख लो कि ये कहाँ से निकलती है, कौन से स्टेट से होकर फ्लो करती है, वेदर इट इज़ अ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इनके अलावा। तो यहाँ पे देखो गोदावरी तो महाराष्ट्र वगैरह और इधर सारे रीजन में आएगी, अब ये पेन्नार तो बिल्कुल साउथ वाले रीजन में आएगी, तो 4 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। यानी बचा आंसर क्या, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो 2, 3 तो है ही है, ये पता है हमको। वंशधारा इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ये तो खुद ही एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है जो कि क्या है, उड़ीसा स्टेट से फ्लो करती है। अब इस पे याद होगा कि यूपीएससी ने आगे चल कर एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसने दिया था कि जो ईस्ट से निकलती है हमारी, जिसमें एक ऑप्शन था वंशधारा, एक ऑप्शन था यही स्वर्ण रेखा वगैरह ऑप्शन था। तो इस ऑप्शन को फिर यूपीएससी ने अगले बार क्वेश्चन बना के पूछा था, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी ओनली। फिर है 37 है व्हेन ए बिल इज़ रेफर टू ए जॉइंट सिटिंग में आता है ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास बाय। तो किसको पास होगा, यानी जॉइंट सिटिंग में जब आता है तो बिल कैसे पास होता है, सिंपल मेजोरिटी से, किसकी, प्रेजेंट एंड वोटिंग से, ये सही है। 3/4 मेजोरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे तो एक वर्ड दे दिया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बट इसका मतलब क्या है ये फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, जॉइंट सिटिंग कहाँ पे दी हुई है, तो आपका आर्टिकल नंबर जैसे 108 में आपकी जॉइंट सिटिंग दी है। व्हाट आर द कंडीशंस की जॉइंट सिटिंग हो, जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है, आपका प्रेसिडेंट बुलाता है। जॉइंट सिटिंग कब हो सकती है कि जब आपका मान लो कोई बिल होता है, एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट कर दिया हो, पहला उसको मानने को तैयार ना हो, या ऐसा हो सकता है वो अपने पास रख ले, तो आपकी जॉइंट सिटिंग वाली कंडीशंस बन जाती हैं। तो जॉइंट सिटिंग जब होता है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक ना ये थोड़ा सा टॉपिक से हट गया है बट ये थोड़ा सा है,
जैसे एक तो आती है आपके पास जब भी बात होती है टोटल मेंबरशिप की, और यहाँ पे एक आती है आपके पास प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये अलग वर्ड है। मान लो कि सपोज़ करो कि आपके पास 125 जो मेंबर्स हैं उस टाइम पे हाउस में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से ना वोट कर रहा है 120 मेंबर ही वोट कर रहे हैं, तो जो सिंपल मेजोरिटी मानी जाएगी वो इसकी मानी नहीं जाएगी, वो 120 की मानी जाएगी। यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है वो मेंबर्स जो प्रेजेंट है प्लस जिन्होंने वोट किया है। अब यहाँ पे देख लो, क्या 3/4 मेजोरिटी कभी भी चाहिए होती है? तो कहीं नहीं चाहिए होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको ख़त्म करो। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहिए होती है आपको, 2/3 चाहिए होती है। जब कहाँ पे करते हो, जब 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, यहाँ पे देखो क्या है, मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं कर रहा। तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस आपको कहीं भी चाहिए होती है, तो चाहिए होती है जब आपको प्रेसिडेंट को हटाना होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस भी चाहिए होता है। इसका क्या मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी का? इसका मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, टोटल जो भी मेंबर हैं हाउस के उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो देख लो यही तरीका है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, कहाँ पे, जहाँ पे मैंग्रोव में मिलते हैं, जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। अब देखो आंध्र प्रदेश, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करो तो क्या यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, समाओ थोड़ा बहुत मैंग्रोव मान लेते हैं, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलते। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अगर मान लो ये हमारा साउथ इंडिया है, तो जो रेनफॉल जाती है, बारिश इधर जाने पे कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे जब बारिश हो ही नहीं, रेयर बारिश हो रही है, तो एवरग्रीन कहाँ से मिल जाएंगे? ये खत्म हो गया। साउथ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? सबको पता है मैंग्रोव के लिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिडियस कहाँ से आ जाएंगे? फिर देखो सदर्न सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का तो मतलब ही क्या भाई, सौराष्ट्र में तो आपके क्या होते हैं, जो डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे तो एवरग्रीन मैंग्रोव का मतलब ही नहीं बनता। बचा क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देख लो मैंग्रोव और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो ये यही हैं, इनसे ही सारे क्वेश्चंस टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं। तो बार बार बुक्स को क्यों उठाना। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब देखो ये 2014 का एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शंस रिपीट है, सब कुछ रिपीट है। ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज़ क्वेश्चंस, इवन ये सारे ऑप्शंस भी यूपीएससी ने एज इट इज़ उठा के दे दिए हैं। तो फिर अब कैसे, मतलब ये तो वो होता है ना, प्रकाष्ठा है आपके रिपीट करने की क्वेश्चंस को। तो सबको पता है गंधारा से तो कोई डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं था, तो यानी तीन चार ये पता चल गया। अब आता है एक, अवंती से भी कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं था, यानी डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नहीं पता तो अब पता चल गया। अब देख लो भाई 40th कहता है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल ऑफ, आप देखो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के लिए कौन सा है, तो मुझे नहीं लगता ये किसी को नहीं पता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देख लो इसमें कौन कौन से ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, कहाँ गया, नगोया प्रोटोकॉल किसके लिए था, किसके अंडर आते हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ बन के सामने आई थी, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लो, यही तो है जो बार बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई ऐसा थोड़ी है कि एनवायरनमेंट आज ऐसे ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे कि मतलब आज ही टेम्परेचर कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और यूपी से आपसे पूछ के बताओ आप क्या करें। नहीं है ना, वही बार बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो वही आपके क्वेश्चन से आइडिया लगता जा रहा है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।